सिर्फ नींद के लिए नहीं, भूख के लिए भी होते हैं, हुँ, एनर्जी लेवल्स के लिए भी होते हैं। तो कुछ भी चीज़ जो मेरे हिसाब से, मतलब इसमें अब नॉर्मल का डिफ्रेंसिएशन नहीं करते। मेरे हिसाब से जो मेरा टिपिकल यूजुअल वे ऑफ फंक्शनिंग है, उससे या तो मैं बहुत कम सो रही हूँ या बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। क्या हम जो जीवन जीते हैं, जो स्ट्रेस लेते हैं, उसमें कोई ट्रॉमा बचपन का भी जुड़ा होता है साथ-साथ? मेंटल हेल्थ का कोई हुँ, एक्सेप्शन नहीं होता, फिजिकल हेल्थ का नहीं होता तो मेंटल हेल्थ का क्यों होगा। मैं अपने आप में खुश नहीं महसूस कर रही हूँ, मैं अपने दिनचर्या पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ लंबे समय तक, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो किसी से मिलना, और अगेन मैं यही बोलती हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकाट्रिस्ट के पास जाना है, किसी के भी पास चले जाओ, हुँ, अपने जनरल फिजिशियन के पास चले जाओ, वही आपको आगे गाइड कर देंगे। लेकिन इस पर हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हर महीने कम से कम एक वीकेंड की छुट्टी लो, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो, ताकि आप बर्नआउट को प्रिवेंट कर पाओ। क्योंकि एक साल के बाद अब एक महीने की छुट्टी के लिए जाएंगे, तब तक वापस आएंगे, छुट्टी से रिकवर करते करते आपको रिलैक्सेशन नहीं फील होगा। सोशल मीडिया के आने के पहले और बाद में आई थिंक दुनिया ही अलग हो गई है, एंड आई थिंक हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर इसका असर है। नमस्कार, मैं हूँ अतुल, आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी मेहमान जो दिमाग की उलझनों को समझने का हुनर रखती हैं और उन्हें सुलझाने का भी। हमारे साथ है डॉक्टर रोशनी सौंधी अब्बी, फोर्टिस हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले कई सालों से वो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं। चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या रिलेशनशिप इश्यूज़ हों या फिर सेल्फ अवेयरनेस की बातें। आज हम उनसे जानेंगे कि इंसानी दिमाग के कुछ अनकहे पहलू जो रोज़मर्रा की चिंताओं, रिश्तों की उलझनों और वो सारे सवाल जिनके बारे में हम सोचते तो हैं पर कभी पूछते नहीं। वेलकम मैम। थैंक यू। सबसे पहले शुरू किया जाए मेंटल हेल्थ जो बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको काम करते हुए इतने सालों में आपको सबसे बड़ी गलतफ़हमियाँ क्या दिखती हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई? आई थिंक पहली चीज़ जो इसकी परिभाषा ही है, हुँ, मतलब मेंटल हेल्थ छोड़िए, अगर हम हेल्थ की भी परिभाषा देखें तो हम बोलते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं मतलब हम हेल्दी हैं। और आई थिंक वही सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसी चीज़ को मेंटल हेल्थ की अगर आप परिभाषा देखें जो डब्ल्यूएचओ ने भी दी है, उसमें कितने सारे पहलू होते हैं। उसमें है एक ओवरऑल स्टेट ऑफ वेल बीइंग, जहाँ पर मैं अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज़ कर पा रही हूँ या नहीं, जहाँ पर मैं ढंग से अपने डेली दिनचर्या के स्ट्रेसेस से कोप कर पा रही हूँ या नहीं, जिसमें कि मैं अपनी कम्युनिटी में वापस कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर जिस स्टेट ऑफ वेल बीइंग को कहते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। हुँ। और हम वो भूल जाते हैं। तो हमारे दिमाग में मेंटल हेल्थ में, अगर हम बीमार नहीं हैं, अगर हम मैनेज कर पा रहे हैं, मतलब हम मेंटली हेल्दी हैं। तो शायद ये सबसे बड़ी एक गलतफ़हमी है। और दूसरा, हम वेट करते हैं किसी क्राइसिस का, हुँ, किसी की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है, अगर कोई दिक्कत हो रही है, हुँ। और उसको प्रायोरिटी अपने लाइफ में नहीं बनाते हैं। तो ये कैसे पता करें कि देखिए स्ट्रेस तो सबकी लाइफ़ में ही है। कैसे पता लगे कि ये अब कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं, इसलिए हमारी मेंटल हेल्थ के अब वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ हमें इलाज की ज़रूरत है, या कोई प्राइमरी सिम्पटम है जिनको हम इग्नोर करते हैं और जैसा आप कह रही हैं कि अपनी दिनचर्या को चलाए रखते हैं हम? जी, सबसे आसान तरीका है इसको जांचने का, सिर्फ इतना है कि वो मेरी ज़िंदगी में मेरे फंक्शनिंग पर कितना इम्पैक्ट कर रहा है, एक, और दूसरा कितने समय तक रह रहा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होते, हम सबकी लाइफ में होंगे, आपके में होंगे, हमारे में होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज़ का। लेकिन समझना कि कब हमें मदद लेने की ज़रूरत है, एंड मदद डजंट मीन कि हमें सिर्फ डॉक्टर से जाकर बात करनी है या प्रोफेशनल से। मदद इज़ मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरे दोस्त हो, मेरे कलीग्स हो, मेरी फैमिली हो, किसी से भी बात करनी हो। उसके सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स हैं, कितने समय से मैं परेशान हूँ लगातार। मानकर चलो हम बोलते हैं 2 हफ़्ते का समय। 2 हफ़्ते के समय से लगातार अगर मैं परेशान हूँ, मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड जा रही है वो दिक्कत, वो डिस्ट्रेस। और तीसरा एस्पेक्ट, मेरे हर फंक्शनिंग के एरिया पर वो अफ़ेक्ट कर रहा है। मेरे रिश्तों पर असर कर रहा है, मेरे काम पर, मेरे पढ़ाई में, मेरे अटेंशन स्पैन पर, मेरी निजी ज़िंदगी में। जब हर एरिया पर अफ़ेक्ट हो रहा है, यानी कि अब ये मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। मुझे किसी न किसी से कम रीच आउट करके बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसको बचपन से शुरू किया जाए, तो ये एक बात हुई कि हम हमारे जीवन में जो उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिनके घर में किसी की मौत नहीं हो रही है, दुर्घटनाएँ नहीं हो रही हैं या रिश्तों में सब कुछ जो है सही चल रहा हो। इसको हम बचपन से अगर जोड़ के देखें, क्या हम जो जीवन जीते हैं, जो स्ट्रेस लेते हैं, उसमें कोई ट्रॉमा बचपन का भी जुड़ा होता है साथ-साथ? बिल्कुल, लेकिन आई थिंक हम लोग जब
मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, सिर्फ़ चाइल्डहुड पर ध्यान देना या बचपन पर ध्यान देना थोड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि लाइफ़ स्पैन का हर एक हिस्सा बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं आपसे अगर उल्टा पूछूँ कि अगर वैसे तो होता नहीं, लेकिन अगर हम बोलें कि आपका चाइल्डहुड एकदम परफ़ेक्ट रहा है, तो क्या उसका मतलब है कि आगे जाकर लाइफ़ में आपको रिश्तेदारों में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी? हुँ, शायद ये कहना गलत होगा। हुँ, तो लाइफ़ में कभी भी हर एक एक्सपीरियंस का कहीं न कहीं इम्पैक्ट होता है। हाँ, ये अलग बात है कि यंग माइंड्स में जो फॉर्मेटिव इयर्स जिसको हम कहते हैं, इतना रैपिड जो ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो हम लोग आस-पास से सीखते बहुत जल्दी हैं उस उम्र में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि उस वक़्त ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है, टीचर्स की है, जो आस-पास के बच्चे हैं, क्योंकि हम जिसको हम बोलते हैं वाइकेरियस लर्निंग, जो रोल मॉडल्स हैं। और सिर्फ़ आस-पास नहीं, जो टीवी पर देखते हैं आजकल शोज़ पे इतना एक्सपोज़र है सब जगह, तो वहाँ से बच्चे सीखते ज़्यादा जल्दी हैं। तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, लाइफ़ का हर एक एक्सपीरियंस किसी भी लाइफ़ के स्टेज पर हो, तो वो कभी भी इम्पैक्ट कर सकता है और उसका असर आज नहीं तो कल, बाद में कभी भी आ सकता है। वो हर क्या एक के कोई लिए अलग है। ख़ास एज ग्रुप है जिसमें जिसके पेशेंट आपको ज़्यादा आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हर एक एज ग्रुप, जैसे मैं बोलती हूँ, छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे भी आते हैं और बूढ़े-बुज़ुर्ग भी आते हैं, तो इसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेंटल हेल्थ किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, जैसे हुँ, फिज़िकल हेल्थ नहीं करता है, तो मेंटल हेल्थ क्यों करेगा? हुँ। क्या कोई ऐसा एज ग्रुप है जिसके पेशेंट आपके पास ज़्यादा आते हों? ये कहना बहुत गलत होगा। आई थिंक हर एज ग्रुप में छोटे से छोटे बच्चे आते हैं, बूढ़े-बुज़ुर्ग आते हैं। मैं जैसे कह रही थी कि मेंटल हेल्थ का कोई हुँ। एक्सेप्शन नहीं होता, फिज़िकल हेल्थ का नहीं होता, तो मेंटल हेल्थ का क्यों होगा? एक बेसिक कॉमन सवाल ये पूछना चाहता हूँ मैं कि लोग अपने मेंटल हेल्थ को, उसके लक्षणों को, उसके तनाव को इग्नोर क्यों करते हैं? जैसे अगर मान लो मैं सीढ़ियों से अगर गिर जाऊँ और मेरे को फ्रैक्चर हो जाए, तो कोई मुझे बोलेगा कि कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास मत जाओ, बस आराम करो, 2 हफ्ते के लिए आप पैर ऊपर करके बैठ जाओ और सब ठीक हो जाएगा। हुँ, सबसे पहले बोलेंगे नहीं, कम से कम एक्स-रे तो कराओ, देखो तो हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, कोई और डैमेज हुआ है कि नहीं। क्योंकि फिज़िकली दिख रहा है आपको कि इंसान गिरा है। अब साइकोलॉजिकली या मानसिक तौर पर जब कोई दिक्कत होती है, हमें लगता है कोई बात नहीं, निकल जाएगा। दिक्कत यहाँ सोच में आती है, एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट जो हमारे मन में एक हेजिटेशन रहती है स्टिग्मा की वजह से, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ये एक पूरा स्टीरियोटाइप बन चुका है जो डिस्क्रिमिनेशन का है मेंटल हुँ, हेल्थ के बारे में। इसलिए हम बोलते हैं कि इसके बारे में कम से कम बात करना स्टार्ट करो। मैं नहीं कहती हूँ सीधा डॉक्टर के पास हुँ, पहुंचो, हुँ, किसी ने अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। जो हमने पैंडेमिक से सीखा कि कितनी ज़रूरत है हमें आसपास के अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम्स की, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। बात करो, काम पर हम इतना समय स्पेंड करते हैं ऑफिस आवर्स में, वहाँ पर अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अगर हम सिर्फ 9 टू 5 अगर जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना टाइम होगा जाकर अपने बाकी बचपन के फ्रेंड से रीच आउट करने का? वो सब अपने-अपने शहर में पहुँच चुके होंगे, मुझे नहीं मिलता है टाइम। हुँ। तो हमें अपने वर्क स्पेस में भी अपने कोलीग्स के साथ एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। वो ऑलरेडी जानते हैं कि काम पर क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी बननी चाहिए। ना कि जो कि हम जो एकांत भरा जीवन जीना चाहते हैं, वो नुकसानदायक है। अच्छा वैसे तो बहुत तमाम इसके परत हैं, तमाम लक्षणों के। कुछ अगर बेसिक आप इसके सिम्पटम बता सकें कि कोई जूझ रहा है और वो कम से कम जान जाए कि मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, मुझे आपके पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। क्या सिम्पटम्स हैं इसके? सिम्पटम अगेन, कुछ लंबे समय तक अगर मेरा मन उदास रह रहा है या मन खराब रह रहा है या बेचैनी हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, चीज़ों को जैसे मैं पहले कर सकते थे हम लोग, हम नहीं कर पा रहे हैं, बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, थकावट हो रही है, स्लीप पर असर आ रहा है, भूख पर असर आ रहा है, एनर्जी लेवल्स पर असर आ रहा है, ये कुछ ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। फिज़िकल भी कुछ होते हैं? फिजिकल जैसे मैंने बोला, हर एक एस्पेक्ट पे एनर्जी लेवल्स पर असर आता है, भूख, स्लीप, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स सबसे कॉमन जो, और कुछ लोगों को ड्राइव्स। मैंने सुना है पैल्पिटेशन और इस तरह की भी दिक्कतें हाँ होती हैं। जी, तो एंग्ज़ायटी में ज़्यादातर वो होता है, सारे फिज़िकल सिम्पटम्स मैनिफेस्ट हो, शरीर में बहुत पेन्स होने लग जाते हैं, हेडेक्स होने लग जाते हैं, आपको बेचैनी होने लग जाती है, घुटन-सी महसूस होती है, तो वो हर एक डिसऑर्डर के फिर वो हुँ, हुँ, बहुत ही हुँ। डिटेल्ड सिम्पटम्स हुँ, हो हुँ, जाएँगे। हुँ। लेकिन ऊपर-ऊपर से ये सिम्पटम्स कि मैं अपने आप में खुश नहीं महसूस कर रही हूँ, मैं अपने दिनचर्या पे फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ लंबे समय तक, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? तो किसी से मिलना है। और अगेन मैं यही बोलती हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, किसी के भी पास चले जाओ। हुँ। अपने जनरल फिजिशियन के पास चले जाओ, वो ही आपको आगे गाइड कर देंगे, लेकिन इस पे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बस। आपने नींद के बारे में कहा कि नींद अच्छी नहीं आ रही है।
लेकिन जो लोग इससे जूझते हैं वो दोनों तरह के लक्षण मैंने देखा है। या तो बहुत सो रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं। तो इसके बीच में आप कैसे इसको समझाना चाहें कि नींद से जुड़ा अगर वो उनको लक्षण आ रहा है कि नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आना लोगों को समझ में आता है या कभी वो ये नहीं सोच पाते हैं कि बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये दोनों जैसे आपने बोला दोनों पहलू होते हैं और सिर्फ नींद के लिए नहीं, भूख के लिए भी होते हैं, हुँ, एनर्जी लेवल्स के लिए भी होते हैं। तो कुछ भी चीज़ जो मेरे हिसाब से मतलब इसमें हम नॉर्मल अब नॉर्मल का डिफरेंशिएशन नहीं करते। मेरे हिसाब से जो मेरा टिपिकल यूजुअल वे ऑफ फंक्शनिंग है, उससे या तो मैं बहुत कम सो रही हूँ या बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। या उससे मैं बहुत कम मुझे भूख लग रही है या बहुत ज़्यादा भूख बढ़ गई है। या मुझे बहुत कम एनर्जी लेवल से बहुत थकावट है या मुझे बिल्कुल थकावट ही नहीं हो रही है और मैं दिन-रात काम कर पा रही हूँ। ये सारे पहलू मतलब कुछ इम्बैलेंस हो रखा है मेरे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में जो कि हो सकता है कि किसी तरह के कुछ मेंटल हेल्थ के कुछ एक कंसिडरेशन हमें देने की ज़रूरत है कि शायद ये एक लक्षण हो सकता है। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि लोग सोशल नहीं हो कर के सोशल मीडिया यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और आपने क्या बदलाव देखा कुछ कि सोशल मीडिया आने के बाद भी लोगों के मेंटल हेल्थ पे कोई असर पड़ रहा है? सोशल मीडिया के आने के पहले और बाद में आई थिंक दुनिया ही अलग हो गई है एंड आई थिंक हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर इसका असर है। मतलब हम पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो बोलेंगे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। अब बच्चों से बात करेंगे तो उनको लगता है हमें फ़ोन स्कूल पे नहीं मिल रहा है, हमें आजकल बोलते हैं फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उनके पता नहीं चल रहा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया ही वो एक ज़रिया है जिससे वो जानते हैं। लेकिन आई थिंक जो चीज़ें बदली हैं सबसे ज़्यादा वो है हमारी एक ना इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन जो हमें हुँ, हर चीज़ एट द क्लिक ऑफ अ बटन चाहिए। आज की डेट पर हम ये नहीं वेट कर सकते कि कोई चीज़ लोड होगी, बफर होएगा, हमें इंस्टेंट चाहिए। हम ये नहीं वेट करते कि अच्छा हमने कुछ पोस्ट करा है तो अच्छा अगले दिन उठकर देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है। उसी वक़्त हमें लाइव कमेंट्स चाहिए, लाइव फीडबैक चाहिए, कितने लाइक्स आए, कितने डिसलाइक्स आए। और ये पूरी दुनिया जो है, जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं बोलना चाहती हूँ मैं क्योंकि ना फॉलोअर्स हैं, ना ये फ्रेंड्स हैं, ये कुछ कनेक्शंस हैं। हुँ। क्योंकि रियल लोग आप उनको अगर आमने-सामने मिलोगे तो शायद आप पहचानोगे नहीं एक-दूसरे को, आप उनका शायद नाम भी वर्चुअल है। लेकिन हम उन पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इन्होंने कितने लोगों ने मुझे लाइक करा, कितने लोगों ने शेयर करा, क्या बोला, पसंद किया, नहीं किया। यहाँ पर हम ये सोशल मीडिया हावी हो और जाता ये है। इवोल्यूशन बहुत अचानक से आया है। बिल्कुल। और ख़ासकर यंगर पॉपुलेशन में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी वो खालीपन महसूस करते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास? सो खालीपन में अलग-अलग अगेन ये बहुत इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। व्हिच इज़ जैसे आप शुरू में पूछ रहे थे कि पता क्यों नहीं चलता और लोग इग्नोर क्यों करते हैं। अब ये खालीपन किसी और को देखकर नहीं पता चलेगा कि आपको खालीपन महसूस हो रहा है। जिस इंसान को हो रहा है सिर्फ़ उन्हें ही समझ में आएगा कि उन्हें कैसा लग रहा है और हर एक इंसान का वो खालीपन अलग तरीके से महसूस हो सकता है। तो इसको अगर हम फ़िज़िकल सेंस से देखें तो वो बोलेंगे कि हो सकता है कि उनको एक सिंकिंग सी फीलिंग आ रही हो, एक खोखलापन महसूस हो। उसको अगर हम जैसे सोशल सेंस में देखें तो हो सकता है कि वो कटा-कटा महसूस करें, डिस्कनेक्टेड फ़ील करें। लोग हैं आस-पास लेकिन फिर भी एक वो बिलॉन्गिंगनेस ना महसूस हो उनको। हुँ। इमोशनली देखें तो हो सकता है कि उनको एक एक सेंस ऑफ हम बोलते हैं नमनेस कि उनको कुछ भी इमोशन नहीं फ़ील हो रहा हो, ना उनको खुशी फ़ील हो रही हो, ना उनको दुःख फ़ील हो रहा हो। एकदम इमोशनली एकदम एक वैक्यूम में रह रहा हो। और ओवरऑल एक्जिस्टेंशियली भी देखें तो उनको लगता है कि लाइफ़ में क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, क्या डायरेक्शन है, मेरा क्या वजूद है। तो हर एक इंसान के लिए ये अलग-अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो सिर्फ़ वही समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुज़र रही है और दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। नहीं, मैं उनके लिए भी पूछ रहा हूँ जो कि संतुष्ट नहीं हैं और असंतुष्टि का कारण खोजते रहते हैं हमेशा, जबकि वो बहुत प्रिविलेज हैं। मतलब आपका अगर पेट भर रहा है तो आप 50% जो है इस हिंदुस्तान की आबादी में ऑलरेडी प्रिविलेज हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है कि जो मतलब क्या ये कोई और साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है कि वो हमेशा जो है नेगेटिव चीज़ों के जो चीज़ उनके पास हासिल नहीं है, उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उदास रहते हैं? सो आई थिंक ये कहना कि प्रिविलेज्ड या अनप्रिविलेज्ड वो तो अलग बात होगी क्योंकि अगर हम सिर्फ मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से देखें, मेरी खुशी डिपेंड करती है कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। हुँ, हो सकता है मुझे अब जैसे मेरा काम है दिन भर लोगों से बात करना, मुझे खुशी मिलती है जब मैं अकेले होती हूँ, शांति में होती हूँ, जब मुझसे कोई बात नहीं कर रहा होता। मी टाइम। अब कोई और अगर होता है उसमें उनको शायद चाहिए कि लोग आस-पास हो, सारा टाइम बातें करें। तो हर एक का डेफ़िनिशन जिससे उनको खुशी मिलती है वो अलग होता है। तो इसमें जनरलाइज़ करना शायद सही नहीं होगा, हुँ, लेकिन कारण हर एक को अपना कारण जैसे मैं बोल रही थी, हर एक को अपना फ़िगर आउट
जिसको हम कहते हैं इनसाइट बिल्ड करना है खुद के बारे में, खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके समझना है कि मुझे किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। क्या वो दूसरा पूरा करेंगे मेरे लिए या मैं खुद के लिए कर सकती हूँ? मैं दूसरे पर क्यों डिपेंडेंट हूँ? हुँ। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई रियल इंसान हो, रियल वर्ल्ड में। सोशल मीडिया से ही एक तरह का बदलाव, जैसे इंडिया में कॉर्पोरेट कल्चर जब बूम हुआ अचानक से, और लोग इस तरह के काम करने की शैली में आदत नहीं थी उन लोगों को। फिर एक टर्म आया बर्नआउट। इसके कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास? देखिए, बर्नआउट जैसे ही टर्म कहता है कि मतलब बहुत लंबे समय तक कोई भी डिमांड्स हैं, मेरे जितने रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए, बर्नआउट हो गए और अब मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ। एग्जॉस्ट जैसे आप बोल रहे हो कॉर्पोरेट कल्चर में वर्क स्पेस में होता है, लेकिन घर पर भी हो सकता है। हुँ। तो जब मेरे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, मुझे कुछ करने का मन नहीं करा, या मैं अगर कर भी पा रही हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब घसीट कर अपने आप को बिस्तर से बाहर निकाल रही हूँ रोज़ काम पर जाने के लिए। तो ये बर्नआउट हो गया। और मैं तो कहती हूँ कि बर्नआउट का वेट क्यों करना? अगर हमें पता है कि डिमांड ज़्यादा है, जो कि डिमांड्स हर एक की लाइफ में ज़्यादा है, चाहे वो घर पे हो या काम पर हो, तो उसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। तो मतलब रादर देन वेटिंग कि हाँ, एक समर ब्रेक आएगा उसमें हम 1 महीने हुँ, की हुँ। छुट्टी लेंगे, मैं तो कहती हूँ मत लो। हर महीने कम से कम 1 वीकेंड की छुट्टी लो। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो ताकि आप बर्नआउट को प्रिवेंट कर पाओ। क्योंकि 1 साल के बाद आप 1 महीने की छुट्टी के लिए जाएँगे, जब तक वापस आएँगे छुट्टी से रिकवर करते-करते आपको रिलैक्सेशन नहीं फ़ील होगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप बताना चाहें तो वो क्या चीज़ें हैं जिन जो लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके हम अपनी, अगर कुछ चीज़ें हैं उनको सुधार सकते हैं? कुछ अगर उदास रहने की, आपने एक बताया कि लोगों से मिलना-जुलना, क्या ये सबसे बड़ा कारण है लोगों से मिलते-जुलने में भी ठीक हो जाता है, और या आपने कहा कि छुट्टियाँ लें? इसके अलावा कैसे ठीक कर सकते हैं? सी अगर तो बीमारी है, हुँ, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, तो जाकर हेल्प लें। हुँ, और अगर बीमारी है तो प्रोफ़ेशनल हेल्प इर्रिप्लेसेबल है। हुँ, तो अगेन जैसे मैं फ्रैक्चर का एग्ज़ाम्पल दे रही थी, आप ये नहीं बोलेंगे कि 2 हफ़्ते आप घर पे बैठे रहें और सही हो जाएगा। प्लास्टर लगाना पड़ेगा हुँ, अगर बीमारी है, या अगर बुखार है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो सेम वे अगर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उसके अलावा अपने लाइफ़स्टाइल में हम चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, अपना स्लीप पैटर्न सही करें, अपने एपेटाइट को बैलेंस रखें, हम सब्सटेंसेस से दूर रहें, उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ इंक्लूड करें। तो ये बेसिक लाइफ़स्टाइल वाली चीज़ें हो गई। और अदरवाइज़ अपने कोपिंग मैकेनिज़्म्स पर काम करें। यानी म्यूज़िक सुनें, रिलैक्सेशन करें, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें। आजकल माइंडफुलनेस की इतनी चर्चा होती है। जिस भी चीज़ से मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा रिजुविनेशन मिले, कुछ एक ब्रेक मिले अपनी दिनचर्या से, उस चीज़ के लिए प्रायोरिटाइज़ करके टाइम निकालना है। ये नहीं कि वेट करना है कि कब दिक्कत हो और तब मैं ये अपने लिए टाइम निकालूँ। पहले से टाइम निकालो ताकि मैं अपने मेंटल हेल्थ को अपने लिए मैं प्रायोरिटी बनाऊँ। हुँ। आई थिंक वो ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी अगर ये समझना चाहे, क्योंकि काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट के लेकर के कुछ ना कुछ इमेजेस सबके दिमाग में हैं। तो उ असल में काउंसलिंग में होता क्या है? लोगों को लगता है कि हमें कुछ बातें समझाई जाती होंगी। काउंसलिंग एज़ अ प्रोसेस क्या होता है? आप समझाएँ इसको। काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सारा एक एस्पेक्ट जो है एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट का पार्ट, जिसमें हम हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को अपने आप के बारे में समझने के लिए, सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कहाँ से आ रहे हैं ये सिम्टम्स, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान की लाइफ में, क्या असर, क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं लाइफ के हर पहलू पर, और कैसे उस इंसान के खुद के थॉट पैटर्न्स, खुद के इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना, आइडेंटिफाई करना, मैनेज करना, कैसे अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को मॉडिफाई कर पाना, ये तीनों पहलू पर काम करके सेंस ऑफ सेल्फ पर काम करना। तो काउंसलिंग में बातों के थ्रू, लेकिन ये एक वन वे प्रोसेस नहीं होता है कि आप आएँगे और हम आपको बैठकर समझाएँगे। टू वे प्रोसेस होता है जिसमें रिलेशनशिप, जो थेरेपिस्ट और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम आपको रियलाइज़ साथ में करवाते हैं, कैसे अपने लाइफ में चेंजेस ला पाएँ और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी ओवरऑल वेल-बीइंग को इम्प्रूव कर पाएँ। क्या आपने कभी ये देखा है कि आदमी जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता है, और लेकिन इसमें एक बहुत पतली लकीर है ओवरथिंकिंग की भी। वो जान नहीं पाते हैं लोग कि मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, अपने बारे में सोच रहा हूँ, या ओवरथिंक कर रहा हूँ। इसको कैसे पहचाना जाए? और इसके असर क्या होते हैं? सो सी कोई ऐसा क्वांटिफाइबल मेजर तो है नहीं कि कितना सोचना नॉर्मल है, कितना अंडर है, कितना ओवर है। आई थिंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस सोचने का डायरेक्शन क्या है, इस सोचने का पर्पस क्या है।
अब मान लो अगर मेरा सोचना है कि मुझे फिगर आउट करना है ये प्रॉब्लम है, और जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग, कि इसका क्या इलाज है, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं इससे जूझने के, तो वो एक डायरेक्शन हो सकता है। हो सकता है कुछ डिस्कवरी का या कुछ इन्फॉर्मेशन सीख करने का एक डायरेक्शन हो सोचने का, कि मुझे कुछ पता करना है या जानकारी पानी है, वो एक अलग डायरेक्शन हो गया। मुझे खुद के बारे में सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ डिस्कवरी करनी है, खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस जैसे आप पूछ रहे थे बढ़ानी है, तो हम खुद के बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे, तो वो एक डायरेक्शन हो गया। सो अपने आप से ये पूछना कि मैं जितना भी टाइम स्पेंड कर रही हूँ सोचने में, टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना कि उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, और क्या वो मेरे मकसद को पूरा कर पा रहा है या नहीं वो सोच। अगर मैं सिर्फ सोच, मान लो कल मेरा एग्ज़ाम है, मैंने पढ़ाई नहीं करी है, और मेरे दिमाग में बार-बार सोच आ रही है कि ओह गॉड मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब मैं फ़ेल हो जाऊँगी, फ़ेल हो जाऊँगी, फ़ेल हो जाऊँगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला, टेंशन तो वैसे ही है। हुँ। अब उस सोच का मैं क्या डायरेक्शन करूँ? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ इसके बारे में पढ़ने के लिए? या किसी फ्रेंड को फ़ोन करके मैं कोई इंपॉर्टेंट सिलेबस पूछूँ? या मैं सोचूँ कि वैसे ही कुछ नहीं हो सकता, चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, ये वाला तो गया। तो क्या सॉल्यूशन की तरफ मुझे सोचना है, क्या तर्क है मेरे सामने? इस एस्पेक्ट से सोचना है कि पर्पस क्या है मेरी थिंकिंग का? मुझे मेंटल हेल्थ से जुड़े कुछ मिथ के बारे में भी बताइएगा और कुछ अजीब जो ऐसे केस हुए हों आप अगर बताना चाहें कि नहीं बहुत लगता था सिंपल और बहुत कॉम्प्लेक्स निकला। वो रिलेशनशिप इशू से भी जुड़ा हो सकता है, करियर से भी जुड़ा हो सकता है, जिससे लोगों को ये समझने में मदद मिले कि नहीं हमारे जैसे और लोग भी हैं और हमें हिचकना नहीं चाहिए जाने में डॉक्टर के पास। तो पहला पार्ट जो मिथ्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, हुँ। तो हम देखते हैं कि 4 में से 3 लोग हैं जिनको पता है कि उनको कोई दिक्कत हो रही है मेंटली, लेकिन वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं। तो कोई ना कोई स्टिग्मा है। तो आई थिंक सबसे बड़ा मिथ तो वही है कि जितना हम कम बात करेंगे इसके बारे में, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी। एक तो ये। दूसरा कि लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं कि बस विल पावर रखो, कहीं न कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो आप इस चीज़ से खुद से निकल पाओगे। अगर बीमारी है, अगर पैर टूटा है या बुखार है, तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मदद माँगने से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी हिचकना नहीं, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं अनम्यूट योरसेल्फ, कि मतलब बात करिए, खुद को दूसरों के लिए अवेलेबल बनाइए, दूसरों की बात सुनिए और खुद रीच आउट करिए। तो आई थिंक ये, और बाकी जो दवाइयों के लिए जो मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के दिमाग में, जो सवाल है जाकर डॉक्टर से पूछिए, रादर कि गूगल कर रहे हैं और खुद से आप बैठकर समझ चुके हैं आप कि नहीं इससे फ़ायदा नहीं होगा। एक बार जाकर मिलिए, क्योंकि खुद से भी आप अपने आप की मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो अनफ़ेयर है कि आप हुँ। खुद से ट्राई करे जा रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? जबकि हेल्प अवेलेबल हो सकती है। आज की डेट पे एक्सेसिबिलिटी है अगर आप रीच आउट करें। क्या इंसानी दिमाग जो है हमारा, वो नेगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है? ये भी एक हमारे स्ट्रेस का कारण हो सकता है कोई? सो नेगेटिव चीज़ें हमें याद ज़्यादा रहती है और दिखती ज़्यादा है अगर हमारा माइंडसेट वैसा है। व्हिच मीन्स कि अगर मुझे अगर एक माइंडसेट में अगर मुझे उदासी हो रही है, तो मुझे सारी नेगेटिव चीज़ें ही याद आएँगी अपनी मेमोरीज़ में। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने पिछले हफ़्ते इसी दिन सुबह नाश्ते में क्या खाया था? आपको शायद नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद होगा। लेकिन मान लो उसी दिन आपका कोई झगड़ा हुआ होगा किसी के साथ और आपका मूड ख़राब था, तो आपको शायद याद होगा कि एग्ज़ैक्टली क्या खा रहा था मैं जिस वक़्त झगड़ा हुआ था। क्योंकि एक नेगेटिव इमोशनल बैलेंस जुड़ा हुआ है उस मेमोरी के साथ। हुँ। तो ये एक बायस आ जाता है हमारे माइंडसेट के बेसिस पर, जिसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको रेज़िलियंस बनाना है, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला उतार-चढ़ाव हुँ, आएँगे, हुँ। नेगेटिव फीलिंग्स आएँगे, सैडनेस आएगी, लोज़ आएँगे लाइफ़ में। लेकिन हम अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ कम से कम अपना नज़रिया तो बदलें। वहाँ से फिर वो हमारे कंट्रोल में है कि वो एक डायरेक्शन ऑफ चेंज लाना। अच्छा, इसी जवाब से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या किसी ट्रॉमा को, किसी याद को पूरी तरह भूलना मुमकिन है? सो भूलना इज़ नॉट द पर्पस, पर्पस इज़ हील करना हुँ। या उससे रिकवर कर पाना। या उसे एज़ अ फैक्ट मान लेना कि ये है जो है। क्योंकि मेमोरी है, मतलब हम ब्रेन में घुसकर मेमोरी को इरेज़ तो कर नहीं सकते। अच्छी मेमोरीज़ भी हैं, नेगेटिव मेमोरीज़ भी हैं। मेमोरीज़ का कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ लर्निंग्स भी हैं। तो हमें ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ़ अच्छी चीज़ें याद रखनी है और सारी नेगेटिव चीज़ें भूल जानी है या सारी ट्रॉमेटिक चीज़ें भूल जानी है। उनको हील करना है, उससे कोप करना है, उससे रिकवर करना है, उनसे क्लोज़र पाना है। तो ये जो प्रोसेस है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता है, हुँ, इसमें हुँ। टाइम लगता है। लेकिन ये प्रोसेस है और हो सकता है ये लाइफ़ टाइम प्रोसेस लॉन्ग टर्म चले, हो सकता है उसका कुछ कुछ असर ज़िंदगी भर भी रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे निकल कर अपनी ज़िंदगी में एक फुलफिलिंग लाइफ़ ना जी पाएँ, खुश ना रह पाएँ।
क्या किसी-किसी को मैम वियर्ड ड्रीम्स आते हैं बहुत? मेरे कलीग हैं उनको भी। ये कोई सिम्पटम हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है कि आपको मेंटल हेल्थ से जुड़े कुछ मसले हैं? मतलब साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ड्रीम्स के बारे में काफ़ी बात की गई है थियोरेटिकली, हुँ। लेकिन हम क्लिनिकली अगर बात करें तो ड्रीम्स का इन इट सेल्फ ड्रीम्स के कंटेंट का कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, उनके बहुत सारे वो निकाले गए अर्थ निकाले गए हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि लोग रात भर सोने के बावजूद कई बार जो लोग बहुत सपने देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें लगता है हम सोए नहीं, जागे ही रहे हैं। तो क्या ये स्ट्रेस कारण है या कोई बायोलॉजिकल ऐसा कारण है कि आपको दूसरी तरफ जो है मेडिसिन में या वहाँ दिखाना चाहिए? कारण हम लोग मेंटल हेल्थ में यही बोलते हैं, एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। मतलब ये तीन फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल में आपके ब्रेन के हॉर्मोन्स हैं, आपके जेनेटिक्स हैं, आपके बाकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल में आपकी खुद की थिंकिंग है, आपके खुद के कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपके इमोशनल पैटर्न्स हैं। ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। और आपका सोशल, जो कि आपका एक्चुअल एनवायरनमेंट है, आपके सपोर्ट सिस्टम्स हैं, आपके आसपास की दुनिया है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि आपको क्या हो रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर मुझे जेनेटिकली अगर मैं प्रीडिस्पोज्ड हूँ, मान लो मेरे दोनों तरफ के पेरेंट्स को अगर एंग्जायटी का प्रीडिस्पोजिशन है, डज़न्ट मीन मुझे आगे जाकर एंग्जायटी डिसऑर्डर होगा ही होगा। अगर हो सकता है सिर्फ चाइल्डहुड में मुझे दिक्कत हो, ज़रूरी नहीं है आगे जाकर कोई दिक्कत हो। तो कोई एक फैक्टर नहीं डिसाइड कर सकता। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही है जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत, चाहे वो स्लीप में हो, चाहे वो एपेटाइट में हो, चाहे वो मूड में हो। और इसीलिए इसका अगर हम ट्रीटमेंट भी देखें तो ये तीनों एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें हम बोलेंगे कि आप सिर्फ दवाइयाँ ले लोगे तो सही हो जाएगा या सिर्फ थेरेपी लोगे तो सही हो जाएगा। इन ऑल लाइकलीहुड दोनों का रोल होता है। हाँ, कईयों में थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कईयों में मेडिकेशन या कुछ टाइमिंग्स कब ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, लेकिन पूरा मॉडल हमें होलिस्टिकली देखना पड़ता है। जैसे अगर हम देखें, जो लोग, इतनी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जितनी इनको दिक्कत होती है वर्क लाइफ बैलेंस में, वर्क डिमांड से डील करने में, ज़्यादातर दिक्कत अगर मेरे पास आई है इस पॉपुलेशन में, 20s to 30s 40s हर एज ग्रुप में, वो लोग यही बोलते हैं कि हमें अगर दिक्कत है, हमें पता नहीं किसके पास जाएं। अगर जाए भी तो अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत, तो एक्सेस की दिक्कत है, अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत है। डर लगता है कि काम पर अगर जाकर जो काम अगर हम बात करें तो किसी को पता चल जाएगा। हुँ। तो अगेन स्टिग्मा है, हेजिटेशन है। तो और जो दिक्कतें होती है सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा बॉस बुरा है इसी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, हुँ, हुँ। या वर्कलोड ज़्यादा है, मुझे काम समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपना एक्सपेक्टेशन मैनेज करना नहीं आ रहा, हुँ, हुँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए अपने करियर के लिए। क्या मुझे इसी जॉब पर टिकना चाहिए, क्या मुझे बदलना चाहिए अपना डायरेक्शन, क्या मुझे कैसे प्रमोशन की तरफ फोकस करना चाहिए, क्या कैसे मुझे अपनी टीम मैनेज करनी चाहिए। तो ये ज़्यादातर ऐसे कंसर्न्स आते हैं अगर हम वर्क प्लेस पर बात करें। तो आई थिंक आज के डेट पर एआई का बहुत बड़ा रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हो, कि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशंस को आई थिंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम अवेलेबल कर पाएँ ऐसा एक ऑप्शन कि कम से कम कोई सुनने को है उनके लिए। हुँ। क्योंकि हम जाकर अपने बॉस से खुद से जाकर नहीं डिस्कस कर पाएंगे कि हमें क्या दिक्कत हो रही है बॉस की वजह से, तो किसके पास जाएं। हुँ। तो आई थिंक ये ऑप्शन होना चाहिए टू एंड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्क्रीनिंग से लेकर, आइडेंटिफिकेशन से लेकर, बात करने से लेकर, और फिर आपको अगर कनेक्ट कराना है किसी प्रोफेशनल के लिए, तो आई थिंक ये एक प्रोसेस जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल है हमने कोलैबोरेशन करा है एक एआई कंपनी के साथ जो यूनाइटेड वी केयर, जो एंड टू एंड आपको वो एक ऐप है जिसमें आप बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, हुँ। और आपको एंड टू एंड वो क्लिनिकली अप्रूव्ड आपको गाइड करेंगे कि आपको कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, किस डॉक्टर के पास आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। ये अवेलेबल होना एट अ वर्क प्लेस आई थिंक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और अगर ये प्रोसेस और कैसे किसी को साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहता है कोई, अमूमन लोग गूगल करते हैं। क्या ऑनलाइन भी इसकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? बिल्कुल, एक्सेसिबिलिटी आई थिंक कोविड के बाद से, टेली मेंटल हेल्थ की जो हम बात करते हैं, तो जैसे हम बदायूं में जब काम करते हैं, टेली मेंटल हेल्थ में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। लोग अवेलेबल हैं, हम अलग अलग टाइम जोन्स में रीच आउट करते हैं। हमारे पास अब साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, हमें फिजिकली आपको चेकअप नहीं करना है, हुँ, हमें हुँ। बात करनी है। ऑफ कोर्स हम टेली मेंटल हेल्थ से इतना एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया है, इंटरनेट आजकल हर एक छोटी से छोटी जगह पर अवेलेबल है। हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम कम से कम हेल्प अवेलेबल करवा सकते हैं, एक्सेसिबल करा सकते हैं। इतना वो नहीं है कि आपको अ, सोच के बैठना है कि नहीं, वहाँ को बहुत ईज़ी प्रोसेस है इसका, आप बिल्कुल, ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट लेकर के और बात कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ मैम जोड़ना चाहें कि लोगों को और कुछ
सेल्फ अवेयरनेस लगभग हमने कवर कर ही लिया है सब कुछ। इसके अलावा कुछ समझाना चाहें, बताना चाहें? मतलब आई थिंक एंडिंग में यही कि अपने आप के लिए अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करें। सो जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्ट करना है, एज एन इंडिविजुअल हमें अपनी खुद की मेंटल हेल्थ पर टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट करना है। इसमें पैसा नहीं लगता है। अपने लिए कम से कम दिन के 10-15 मिनट निकालें खुद की खुशी के लिए। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि मुझे जाकर शॉपिंग करनी है या पैसे खर्चने हैं हुँ। या कोई हॉबी या एक्टिविटी करनी है। जैसे मैंने बोला, हो सकता है मैं आज का अलार्म 15 मिनट डिले करके लगाऊं कि मुझे आज 15 मिनट एक्स्ट्रा सोना है। हो सकता है मेरी नींद फिर भी खुल जाए 15 मिनट पहले, क्योंकि आदत है। लेकिन अपने लिए कोशिश करना है। हो सकता है मैं वॉक के लिए चले जाऊं, जैसे मैंने बोला, हो सकता है मैं कुछ म्यूज़िक सुन लूं, हो सकता है आजकल जैसे गार्डनिंग के टाइम पे मुझे जब एक नया पत्ता निकलता है पौधे से, मुझे बहुत खुशी मिलती है। कुछ लोग कुकिंग में भी बहुत, कुकिंग और बिल्कुल। गार्डनिंग में, और कुछ लोग एंटरटेनमेंट को उनकी बहुत हेल्प करता है उनके, जैसे आप बता रही हैं म्यूज़िक के लिए। जो भी, जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है, लेकिन उसके लिए वक्त निकालें, उसके लिए प्रायोरिटी बनाएं, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं। इसके साथ मैम ये भी बताते चलें कि डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें, क्योंकि आजकल मोबाइल में पॉपअप नोटिफिकेशंस वो भी एक जो है एंग्जायटी का कारण ही है। डिजिटल डिटॉक्स की हम बात करें तो ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि सोने से पहले कम से कम 2 घंटे हम लोग हर स्क्रीन से दूर रहें, हुँ, हर डिजिटल डिवाइस से दूर रहें। रात को ख़ासकर फ़ोन बेड साइड पर ना हो, क्योंकि रात भर ऑफ हो, मैं तो फ़ोन ऑफ कर लेती हूँ अपना रात को, हुँ, साइलेंट पर भी नहीं। क्यों हमें रात भर देखना है? ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा रात भर में जो आप सुबह उठकर नहीं चेक कर सकते हो अपने हुँ, नोटिफिकेशंस। हुँ, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि पूरी फैमिली के लिए भी कुछ कुछ ऐसे जोन्स बना लें अपने घर में। हुँ, मैं तो कहती हूँ मील टाइमिंग्स बना लें कि डिनर टेबल पे पूरी फैमिली साथ में बैठेगी और कोई फ़ोन नहीं होगा। आजकल हम देखते हैं बाहर भी अगर लोग जाते हैं टाइम स्पेंड करने या सोशलाइज़ करने, सबसे पहले फ़ोन निकल आते हैं, वो चेक इन कर रहे होते हैं, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे होते हैं, सब अपने-अपने फ़ोन पर होते हैं। फ़ायदा क्या हुआ आकर मिलने का? तो डिजिटल डिटॉक्स में हमें खुद के लिए टाइम निकालना है, ताकि पूरी ज़िंदगी हम लोग डिस्ट्रैक्शन से पूरा दिन डिस्ट्रैक्ट होते रह रहे हैं। काम पर है तो घर से मैसेज आ रहा है, घर पर है तो काम से कोई मैसेज आ रहा है, ईमेल आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा टाइम निकालें कि बिना डिस्ट्रैक्शन के हम एक चीज़ करें और उस एक चीज़ को एन्जॉय करें, चाहे कोई भी वो चीज़ हो। तो इसीलिए एंड डिजिटल डिटॉक्स खासकर सोने से पहले, क्योंकि हुँ। स्लीप, क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल पर बहुत इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का। मैं एक ट्रेन में था, मैं जा रहा था तो टनल में ट्रेन गई, वहाँ सिग्नल लॉस्ट हो गया, और ट्रेन में जितने बच्चे और सारे यूथ था, वो घबराने लग गए। इसलिए नहीं कि टनल में, इसलिए कि नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, कैसी जगह है ये। बच्चों को फ़ोन देने और उससे क्या असर पड़ता है मैम उनकी मेंटल हेल्थ पे? आज की तारीख में मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि जब वो बोलते हैं ना कि कैसे हम कब तक दें बच्चों को फ़ोन, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बच्चे जब इतनी छोटी उम्र में हमसे ज़्यादा उनको फ़ोन्स और हुँ, टैबलेट्स चलाने आते हैं, तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, हम मॉनिटर भी नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। हमें उनको बाकी एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखना है। जैसे हमारे बचपन में हम लोग घर से बाहर निकलते थे, हुँ, हम लोग खेलते थे, हम लोग स्पोर्ट्स में एंगेज करते थे, किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में, कुछ और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि हर चीज़ उनका पढ़ाई भी स्क्रीन से जुड़ा हो, रिलैक्सेशन भी स्क्रीन से जुड़ा हो, तो उनका सारा टाइम स्क्रीन के आगे ही निकल जाएगा और हुँ, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर असर होगा ही होगा। तो आई थिंक वो वाला एस्पेक्ट देखना ज़रूरी है कि बैलेंस्ड हो। हुँ, पूरी तरह अवॉइड, जितना मर्ज़ी हम थ्योरेटिकली बोल दें, हुँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल वो नहीं है। एजुकेशन तो ऑनलाइन ही हो रही है, काफ़ी चीज़ें लोग बिल्कुल। ऑनलाइन सर्च करके पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू मैम। थैंक यू। सुनते रहिए, जुड़े रहिए, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सवाल और किसी नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक रेडियो। हेलो डॉक्टर, ख्याल रखिए और अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। शुक्रिया।